शिक्षा समाज का सबसे सशक्त माध्यम है, जिससे समाज शिक्षा के ज़रिए अपना मुस्तकबिल संवार सकता, अपना भविष्य संवार सकता है। और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, एक टूल्स है, जिसके ज़रिए इंसान में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। और एजुकेशन ही इंसान और जानवर में भेद करता है। एजुकेशन पर जितना भी काम किया जाए वो कम है। एजुकेशन पर हमारी सरकार बजट का एक बड़ा भाग खर्च कर रही है। बावजूद एजुकेशन में जितना लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो रहने वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के इन्होंने लगातार कोशिशें जारी रखी हैं। और ये कोशिश एक गैर सरकारी संगठन के ज़रिए इन्होंने पिछले 8 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले अफजल हुसैन साहब, आपका स्वागत है कि आपने वक्त निकाला और इंटरव्यू के लिए रजामंदी जाहिर किया। तो आपके गैर सरकारी संगठन का नाम क्या है? हेलो, मेरे जो एनजीओ का नाम है द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये ऑल इंडिया परमिट। अच्छा, कितने वर्षों से कार्यरत है ये आपका एनजीओ? ये 8 सालों से काम कर रही है। ये 8 सालों से काम कर रही है। कहाँ कहाँ ये काम कर रही है? ये वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, लेकिन हमारा जो फोकस है नॉर्थ बंगाल का जो है मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और बिहार का जो सीमांचल वाला हिस्सा है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, इस पे हम लोग बेसिकली एजुकेशन लेवल पर काम कर रहे हैं। आप अफजल हुसैन साहब, आप तो रहने वाले बंगाल उत्तरी दिनाजपुर के हैं, लेकिन बिहार के सीमांचल के इलाके को भी आप जो है एजुकेशन के मार्फत से अवेयर कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो आप तो अगर चाहते तो बंगाल में भी एजुकेशन के मामले में पिछड़ापन है, तो वहाँ आप मुख्य रूप से फोकस कर सकते थे। मैं शुरू से ही ये जो सीमांचल वाला एरिया है, समझिए कि हमारे रिश्तेदारी वाला एरिया है, ठीक है ना। हमारे एरिया से तकरीबन हमारे फैमिली के खुद आधे लोगों का रिश्ता है, रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है जी। तो शुरू से ही हम लोग दोनों एरिया के हाल को देखते हुए हम लोग वहीं पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन में आप किस स्तर के लोगों को शिक्षित करते हैं, किस स्तर पर? ज़्यादातर जो हम जो है ना विलेज में जो है ना प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, और उसमें 5 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग कोचिंग ये करते हैं। मध्य से माध्यमिक के बच्चों को आप जो है इंटरटेन करते हैं। तो ये आप जो किस तरह से बच्चों को उठाते हैं? ये बच्चों को किस तरह से उठाते हैं, जैसा कि बहुत सारे जो गांव में जो स्टूडेंट रहते हैं, तो सबका इकोनॉमिक कंडीशन या सबकी फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होता है, तो वो लोग प्राइवेट नहीं जा पाते हैं। लेकिन आजकल जो है ना प्राइवेट कोचिंग इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए, तो हम लोग उन बच्चों से जो बच्चे अपना फीस नहीं दे पाते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे कोचिंग में आइए और यहाँ से पढ़िए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारे टीचरों से आप हेल्प लीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आप 10 में 12th में या आगे चल के आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे नंबर लाइए और अच्छे से कोर्स। अफजल हुसैन साहब, आप खुद जो है उच्च कोटि के तालीम याफ्ता हैं, आप स्नातकोत्तर पर्शियन से हैं और आप शोधार्थी भी हैं पर्शियन से। तो आप इस फील्ड में, समाज सेवा के फील्ड में आप एजुकेशन को लेकर के बेदार कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते थे। नहीं, आपने इस फील्ड को क्यों चुना? एजुकेशन फील्ड में हम इसलिए आए हैं कि अगर हम चावल रोटी कुछ बांटते हैं तो ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आपको हमेशा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, तो अगर आप एक आदमी को एजुकेशन देंगे और अगर वो सक्सेस हो गया तो हो सकता है वो पूरे विलेज को आगे ले जाएगा, ठीक है। और अगर आप खाना रोटी कपड़ा देते तो ये 1 वक्त 2 वक्त दे सकते हैं, और आप अगर कंटिन्यू देते रहिएगा तो आपके पास इतने बैलेंस या पैसा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशन दे देते हैं, वो परमानेंटली गाँव को, हर एरिया को सपोर्ट करेगा और आगे निकालेगा। अच्छा, आपने ये बताया कि आप हैदराबाद में फेसबुक में भी कार्यरत थे, काम किया कई वर्षों तक, कंटेंट मॉडरेटर थे, तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, तो आप उस क्षेत्र में भी आप अपना करियर और आगे ले जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जब आप आए हैं तो आपको परिवार से भी बहुत कुछ सुनने को मिला होगा कि आप अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के आप इस फील्ड में क्यों आ गए?
नहीं, सबका टारगेट बिल्कुल जो है ना, हमारे परिवार में भी लोग बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं कि तुम जॉब छोड़ के क्या करती है, लेकिन सबका टारगेट जो है ना पैसा कमाना नहीं रहता है, सेल्फ को मजबूत करना नहीं रहता है, बल्कि कुछ लोगों का टारगेट हिंदुस्तान को मजबूत करना रहता है, हिंदुस्तान के पब्लिक को और गरीब आवाम को। तो मेरा भी टारगेट जो है हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करना नहीं। यदि हिंदुस्तान की पब्लिक और हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा, हम खुद बहुत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। आप जामिया मिलिया से फारिग हैं, जामिया मिलिया से आप स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, तो क्या वहाँ पर का जो माहौल था एजुकेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको इस फील्ड में मोटिवेट किया आने के लिए, या फिर कोई और वजह थी? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद जामिया ने हमको मोस्ट वेलकम किया, और वहाँ ज़्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं और मेहनत से वहाँ एंट्रांस निकालने का पढ़ते हैं। तो वहाँ से हमको बहुत मोटिवेट मिला, और वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखा कि पैसा कमाना ये सब टारगेट नहीं होता है, लोगों के लिए काम करना, हिंदुस्तान के लिए काम करना एक सबसे बड़ा टारगेट है, पैसा दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। तो हमने जामिया से ही सीखा कि हिंदुस्तान को पहले मजबूत करो, पैसा छोड़ो। आप मिडिल और सेकेंडरी के बच्चों के लिए आप एजुकेशन का द्वार खोल दिया है, आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। कॉलेज स्तर पर जो बच्चे जो इंटर जो पास कर जाते हैं, तो उनके लिए कोई आपके पास कार्यक्रम है? अभी हम जो है हमको एक प्रोजेक्ट मिला है, मेवाड़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी राजस्थान चित्तौड़गढ़। इस यूनिवर्सिटी ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया है कि कोई भी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज या SC का अगर 10-12 में 50% मार्क्स लेके आया है, वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हमारे ज़रिए से जो है अपना 100% फीस माफ़ कर सकता है, यानी इंजीनियर, डॉक्टर, BSc नर्सिंग, उसमें किसी भी ट्रेड में आप जा सकता है वो बच्चा। तो ये कब से सेशन से ये लागू हुआ? इसी 2024 वाला सेशन का मुझे प्रोजेक्ट मिला है। कोई भी लड़का लड़की जो 10-12 अगर 50% मार्क्स है और वो माइनॉरिटीज़ या SC ST या मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, वो अगर चाहें इंजीनियर, BSc, डिप्लोमा, कंप्यूटर, लॉ, मीडिया, किसी कोर्स में वो ये आप जो ह्यूमन जो NGOs चला रहे हैं, तो ये पिछले 8 वर्षों से चला रहे हैं। तो इस 8 वर्षों में क्या आपको कभी परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा? और करना पड़ा होगा तो किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि हम अगर लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है पैसा बहुत आ रहा है, वो सुनना पड़ता है। हालांकि हमारा NGO, हम लोग अभी फंड अभी लिए ही नहीं है, स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी परेशानी है कि हम लोग जब अवेयरनेस करने जाते हैं तो हम लोग 200-300 लोगों को बोलते तो हो सकता है एक आदमी समझे, ठीक है ना, और वो समझ के हो सकता है कि वो उस पर एक्टिव रहे या ना रहे, ये भी पता नहीं चलता है। तो इसमें लोगों की अवधारणा बनी रहती है कि NGOs है तो इससे पैसा मिल रहा होगा, सरकारी फंड आ रहा होगा, तो इसलिए इसको हल्के में ले लेते हैं या रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, जब आप ज़मीन पर काम करते हैं, तो जो बच्चे को लाना, कोचिंग कराना, आपने कहा कि बहुत सारा हम कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, तो कौन कौन सी जगह पर आपके कोचिंग सेंटर चल रहे हैं? हमारे कटिहार में जो है तेलता में कोचिंग है, और क्या बोलते हैं पूर्णिया में 22 एरिया में है, ठीक है ना, किशनगंज में जो है ना, किशनगंज शहर में है, उत्तर दिनाजपुर में दालकोला में है, कानकी में है। अच्छा, ये सब काम करते हुए क्या आपको लोकल मुकामी रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों का सहयोग या अधिकारियों का सहयोग मिलता है? उन लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है, आम पब्लिक का सहयोग ज़्यादा मिलता है, उन लोगों का सहयोग। अफजल हुसैन साहब, आप एजुकेशन फील्ड में तो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी NGOs किसी दूसरे शोबे में भी काम कर रही है? हम लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए समय समय पर आप शिविर वगैरह भी लगाते होंगे? जी जी। प्रचार प्रसार भी करते होंगे, और आप एक स्टूडेंट भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप शोधार्थी हैं। पर्शियन लैंग्वेज जो अनडिवाइडेड बंगाल में जो भाषा थी उस समय पर्शियन की, उसको लेकर भी आप PhD कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप वक्त निकाल पाते हैं? नहीं, वक्त क्या है, हम उधर जो है ना हर दिन 3-4 घंटा उधर देते हैं, 5-6 घंटा इधर देते हैं, यानी 3-4 घंटा अपनी पढ़ाई की तरफ, क्योंकि रिसर्च में किसी लाइब्रेरी में जाके ही काम करना पड़ता है जी। 3-4 घंटा उधर दे देते हैं, बाकी 3-4 घंटा हम अपने NGO में देते हैं, और जहाँ हम जाते हैं तो एजुकेशन का काम ही करना पड़ता है। तो हमारा PhD वाला भी एजुकेशन है और हमारा NGO भी एजुकेशन। अफजल हुसैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप एजुकेशन
को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं और इस फील्ड में 8 वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि और बेहतर करना चाहिए? अगर बेहतर करना चाहिए तो क्या और बेहतर होना चाहिए? नहीं, बेहतर बिल्कुल बहुत बेहतर करना चाहिए। हम लोग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, और बेहतर लेवल ये होगा कि जो बड़े बड़े NGOs हैं उनको उस एरिया में मैं सोच रहा हूँ कि आना चाहिए, वहाँ आकर के ग्राउंड लेवल पे ज़्यादातर लोग अगर कोई सीमांचल जाते हैं तो वो किशनगंज या कटिहार या पूर्णिया शहर को वो सीमांचल समझते हैं। तो अगर कोई और दूसरा NGOs आपके साथ समन्वय कोऑर्डिनेट करे तो उनको लेकर भी आप काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से काम होगा। वो काम की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, बड़े बड़े NGOs की ज़रूरत है उसी लिए। तो ये थे अफजल हुसैन साहब, जिन्होंने बड़े बेबाकी और सहजता के साथ कहा कि हमारा NGOs का जो मुख्य उद्देश्य है, मकसद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, और एजुकेशन से ही ये मुमकिन है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। और सीमांचल और उत्तरी दिनाजपुर ऐसे तो इनका पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इनका जो NGOs कार्यरत है, लेकिन ये पिछड़ा इलाका है जिसमें ये ज़्यादा सक्रिय और मुखर होकर काम कर रहे हैं।